गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चे आवाज आ रहा है क्या? सही बच्चे, कैमरा को ऑन कीजिए। तो प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे थे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का जो तीसरा टॉपिक था वो हम लोग डिस्कशन किए थे बच्चे। नेक्स्ट सागर, गुड मॉर्निंग। हाँ, टाइप्स ऑफ रेशियो में आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गया है। उसके बाद कितने टाइप्स के, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेशियो एनालिसिस? कितना टाइप्स बताए थे सागर? यस सर, देख रहे हैं सर। देखिए, नेक्स्ट होगा परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटी रेशियो। यस सर। परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटी रेशियो ना? यस सर। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस। सर इसमें 10 करवा दिए हैं डिविडेंड वाला में। हाँ, लगभग वो हो गया है। क्वेश्चन वो आपको उस पर दिए हुए थे, करवाए थे प्रीवियस क्लास में। ओके सर। लिखिए तो, एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो को हम लोग किस रेशियो से जानते हैं? इसको हम टर्न ओवर रेशियो भी कहते हैं, और टर्न ओवर रेशियो, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी भी कह सकते हैं या टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशियो are those ratio, activity ratio are those ratio which indicate the activity and operational, क्या बोले सर? इंडिकेट के बाद indicate the activity and operational efficiency, of the business concern. Efficiency of the business concern. The better the management of assets, the better management of the assets, the management of assets, the largest is the amount of, the largest is the amount of, लार्जेस्ट की जगह लार्जर लिख दीजिए, बड़ा, larger is the amount of sales and the profit. लिख लिए, larger is the amount of sales and profit.
जितना अधिक से अधिक सामान बेचेगा तो उस पर उसको प्रॉफिट क्या होगा, जनरेट होगा अधिक से अधिक। तो बिजनेस को कंट्रोल करने में, ऑपरेट करने में, है ना, किसी तरह का प्लानिंग करने में, सभी में ये रेशियो क्या होता है, हेल्प करता है। तो एक्टिविटी रेशियो का जो मेन मकसद है, एक्टिविटी रेशियो मेजर द इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस, activity ratio measure the efficiency or effectiveness with which a firm manages with which a firm manages its resources. और एक पॉइंट बताए थे ना कि इस रेशियो को किस नाम से जानते हैं, दिस रेशियो आर आल्सो कॉल्ड परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो बोले थे, यस। हाँ, तो परफॉर्मेंस भी लिख सकते हैं, दिस रेशियो आर कॉल्ड परफॉर्मेंस और टर्नओवर। अब इसमें जो मेन है, फॉलोइंग आर द मेन इंपोर्टेंट टर्नओवर रेशियो। तो इसमें लिखेंगे क्या क्या इसमें है। सबसे पहले लिखेंगे इन्वेंट्री और टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले लिखेंगे इन्वेंट्री एंड टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री को हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रत्यय स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। इन्वेंट्री या इसी में ऑब्लिक करके आप लिख सकते हैं स्टॉक, इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। Inventory and turnover ratio. Next, assets turnover ratio. Assets turnover ratio. तीनों एक ही का नाम है सर? क्या तीनों एक ही चीज है ना? नहीं, सब अलग अलग फॉर्मूला है ये। इस रेशियो का जो इंपोर्टेंट परफॉर्मेंस कहिए या एक्टिविटी कहिए या टर्नओवर रेशियो जो है, वो कौन कौन से इसमें आते हैं, ये एक तरह से समझिए इसका टाइप्स है। इसमें किस किस रेशियो को हम लोग जानेंगे वो बता रहे हैं। फॉलोइंग आर द इंपोर्टेंट टर्नओवर रेशियो। तो एक नंबर ये हो गया एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिर उसके बाद लिखिए फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिर करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिर आपका है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फिर लिखिए
डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो। फिर इसके बाद अगर कलेक्शन निकालना हो तो एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन, फिर आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, और लास्ट में है एवरेज पेमेंट पीरियड या एवरेज क्रेडिट या एवरेज पेमेंट, जो लिखिए। ये इतना है इस टॉपिक में। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए सभी कोई। सॉरी, लिख लिए, नोट कर लिए? यस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कैलकुलेशन करना, समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये रेशियो क्या कहता है? This ratio establishes relationship between cost of goods sold during the given period। एक निश्चित समय के अंदर जो हम लोग अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और सर एक बार और बोलिएगा। दिस रेशियो एस्टैब्लिश बिटवीन। हाँ बताते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, इसमें दो टॉपिक को फोकस करना है, दो टॉपिक को समझना है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक के बीच में रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। ओके, तो दिस रेशियो establishes relationship between cost of goods sold during a given period and the average amount of inventory held during the period। मतलब एक निश्चित समय के अंदर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपके बिजनेस का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हुआ और एवरेज स्टॉक कितना है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसी को ये रेशियो क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। थोड़ा धीरे धीरे रिपीट कर दीजिए। लिखिए, लिखिए लीजिए। दिस रेशियो establishes relationship between cost of goods sold, जिसको शॉर्ट फॉर्म में COGS भी कहते हैं, cost of goods sold during a given period
during a given period and the average amount of inventory and the average amount of inventory held during the period. तो now एक्टिविटी रेशियो का सर कोई फॉर्मूला नहीं है ना इसे? किसका? एक्टिविटी रेशियो का सब ये फॉर्मूला ही है ना, सबको फॉर्मूला 1 by 1 करके हम आपको बताएंगे प्रत्यय। अच्छा ठीक। ये दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन क्या? फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रहेगा, आप बच्चे आराम से बना लोगे ये चैप्टर, ठीक है। हाँ, मीनिंग इसको समझना है कि जैसे इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। तो वेयर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वी नो दैट cost of goods sold इक्वल टू, इसका दो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। एक तो होता है नेट सेल्स माइनस जीपी, नेट सेल्स माइनस, अच्छा नेट सेल्स इज आल्सो नोन एज, बताओ बच्चे सेल्स का दूसरा नाम क्या है? कोई बच्चे बता सकते हैं? Sales is also known as revenue from operation। तो यहां पर नेट सेल्स की जगह आपको नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी रह सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी, और इसका दूसरा भी फॉर्मूला है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेज है सर? हाँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और एक फॉर्मूला और आपका है एवरेज स्टॉक का। तो एवरेज स्टॉक का हम लोग लिख सकते हैं एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री, जो लैंग्वेज रहे उस तरह से यूज करना है। एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या? क्लोजिंग स्टॉक। यस सर। एवरेज निकालना है प्रत्यय, एक बार माइंड सेट कर लेना है, जब भी एवरेज निकालना हो तो ओपनिंग क्लोजिंग को जोड़ दो, दो से क्या कर दो? डिवाइड। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड 2। इसको लैंग्वेज में भी लिखवा दें कि फॉर्मूला समझ में आ गया। हालांकि एक पॉइंट इसमें यह भी कर रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा आपको, कि बहुत सारे ऐसे कंसर्न होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि सीजनेबल होते हैं। क्या होते हैं? तो उस केस में एवरेज स्टॉक निकालना जो है सो ये गलत हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड क्या? 2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सही बच्चे क्या कर रहा है। यस सर। Average stock is generally found by
adding opening stock and closing stock and then dividing the total by 2. नॉर्मली तो ये कहता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को ऐड कर दीजिए, उसमें 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए. इस तरह से जो आपको आएगा वो क्या हो जाएगा, एवरेज स्टॉक. एवरेज. बट इन द केस ऑफ कंसर्न लाइक शुगर मिल्स, टी गार्डन्स, etc. टी गार्डन्स मतलब चाय का जो कारखाना होता है, यस सर, बागान होता है. तो चाहे शुगर मिल्स हो या टी गार्डन्स हो, etc., which have high seasonal factors. ये समझ में आया लाइन, हाई सीजनल फैक्टर्स. नो सर. Average stock calculated in the above fashion may be misleading. In such case, it would be proper to provide the total monthly stock for the full year by 13. इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है इस तरह से कि अगर ओपनिंग स्टॉक जैन का है 2007 का इज 15,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक जैन का है 35,000, लेकिन फरवरी का जो है वो 30,000 है, मार्च का 45,000 है, अप्रैल का 20,000 है, मई का 50,000 है, जून का 40,000 है, जुलाई का 30,000, अगस्त का 25,000, सितंबर का 40,000, अक्टूबर का 10,000, नवंबर का 30,000 एंड दिसंबर का कितना है 20,000. ये डेटा एक अवेलेबल है. तो द एवरेज स्टॉक इज कैलकुलेटेड एज बिलो. एवरेज स्टॉक कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक तो सिर्फ दिया है 15,000, जनवरी का 15,000 दिया हुआ है, तो बाकी जितने महीने का क्लोजिंग स्टॉक है सभी को आप जोड़ दीजिए, उसमें 13 से 13 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए. नहीं समझना है, 13 से डिवाइड कर दीजिए. इस तरह से जो होगा वही क्या हो जाएगा, एवरेज स्टॉक हो जाएगा. तो ये जनरली, हालांकि आप इस स्टडी मटेरियल में या आप अपने स्टडी मटेरियल में या इस बुक में जो भी आप देखेंगे, जनरली हम भी जहां तक देखें अभी तक, तो उसमें जनरली यही वो फॉर्मूला यूज किया गया है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या, क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड 2. इस तरह का कहीं कहीं आपको एग्जांपल में, कहीं आपको क्वेश्चन में नहीं आया है. लेकिन अगर कहीं इस तरह का आ जाए कि चलो भाई शुगर मिल्स है या टी गार्डन्स है, इस तरह का कोई फैक्ट्री है जिसमें सिर्फ ओपनिंग स्टॉक एक गिवन है, उसके बाद बाकी ईच एंड एवरी मंथ का क्या है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो हम इस सिचुएशन में कैसे हम एवरेज स्टॉक फाइंड आउट करेंगे. तो जितना ओपनिंग दिया हुआ है उसमें उन सभी क्लोजिंग मंथ का क्या करेंगे, ऐड कर देना है, और 13 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है. जो आएगा वही आएगा एवरेज स्टॉक. जनरली आप यही यूज कीजिएगा, यही तरह का क्वेश्चन देगा आपको, ओपनिंग स्टॉक गिवन देगा, क्लोजिंग स्टॉक गिवन देगा. एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह भी है कि आप देख सकते हैं कि क्या लिखे है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. अब क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट करना, सेल दिया हुआ है डायरेक्ट, तो हम लोग किसको मानेंगे, सेल को ये जूम करके क्या कर लेंगे, उसको फाइंड आउट कर देंगे टर्नओवर रेशियो. समझ में आया जी? यस सर. सेकंड लिखिए, एसेट्स टर्नओवर रेशियो. Assets turnover ratio. This ratio shows the relationship. This ratio shows the relationship between total actual assets, and cost of goods sold.
total assets and cost of goods sold or net sales. फॉर्मूला लिखिए, assets turnover ratio equal to cost of goods sold divided total assets. ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एक्चुअल, फिर से बोलिए तो सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड टोटल एसेट्स, एक्चुअल, मार्केट प्राइस नहीं। और जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर पॉसिबल नहीं हो तो वहां पर हम लोग किसको ले लेंगे, नेट सेल्स को भी ले सकते हैं। ये रेशियो क्या फाइंड आउट करता है, क्या समझाना चाहता है बच्चे? तो ये कह रहा है क्या कि अगर इस रेशियो का जनरली 2 से ज्यादा आ जाए, 2 टाइम्स से ज्यादा आ जाए, तो उसका माना जाएगा कि आपने एसेट्स का जो यूटिलाइज किए हैं वो सही ढंग से आप यूटिलाइज किए हैं। लेकिन अगर उससे कम होगा, 2 टाइम्स से कम होगा, तो कहीं ना कहीं आप एसेट्स को सही ढंग से प्रॉपर यूटिलाइज्ड नहीं किए, आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है। क्योंकि एसेट्स को आप जब परचेज कर लिए, 10 लाख का मशीन आप परचेज कर लिए, उससे आप मैन्युफैक्चरिंग किए ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करो कीजिएगा तभी तो प्रोडक्ट का कॉस्ट फाइंड आउट होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या समझे, जो सामान आप बेचे हैं और जो जितना आपने उस पर क्या किए, प्रॉफिट जनरेट किए, प्रॉफिट जनरेट, तो उसको माइनस करके आपको क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मीनिंग तो यही ना है, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने लायक तक बनाने में, ठीक है, जो भी खर्च लगा, जो भी पैसा लगा, आपके पास जो एसेट्स है उस एसेट से कितना गुना आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो इसको इंटरप्रेट करेंगे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि a highest assets turnover ratio is an indicator of proper utilization of assets. ये हाईएस्ट मतलब ज्यादा आएगा तो इसका मतलब है आपने एसेट्स को क्या यूज किए, प्रॉपर यूटिलाइज किए। बट इट इज एक्सेसिव हाई रेशियो देन इट इंडिकेटर ओवर ट्रेडिंग ऑफ क्या, टोटल एसेट्स, while a low ratio events idle utilization of क्या, टोटल एसेट्स। इसका जो बेसिक ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड है वो आपका 2 टाइम्स है, इसको याद रखिएगा। जैसे आगे आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे करंट रेशियो, तो 2:1 है उसका। तो सबका तो अपना अपना ये फाइंड, कोई परसेंटेज में फाइंड आउट होता है, कोई टाइम में फाइंड आउट होता है, कोई अनुपात रेशियो में फाइंड आउट, सबका अपना अलग अलग है। तो जितना भी टर्नओवर रेशियो आप निकालिएगा बच्चे, वो टाइम में ही कैलकुलेट होता है। ये प्रैक्टिकल से भी हम आपको सॉल्व करके समझाएंगे, बताएंगे। तो ये रेशियो जो है, सो रिलेशन किसमें ये करता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक्चुअल एसेट्स, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं हो तो वहां पर आप उसको नेट सेल्स भी लिख सकते हैं। और वी नो दैट नेट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, या टोटल सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ओके, नेक्स्ट 3 नंबर में लिखिए फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ऊपर में था टोटल एसेट, एसेट्स टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या हुआ कि टोटल एसेट, उसमें ऑल एसेट्स आ गया, और ये पर्टिकुलरली कर रहा है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो
कुछ नहीं करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड क्या कर देना है, टोटल फिक्स्ड एसेट्स। सॉरी, और फिर सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। ये रेशियो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसके लिए बहुत मायने रखता है कि मैन्युफैक्चरिंग का, देखो मशीन कौन परचेज करेगा सागर, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा वही ना परचेज करेगा मशीन। यस सर। यस सर। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेशियो जो है वो बहुत महत्व रखता है, और इसमें यही बताता है कि आपका जो फिक्स्ड एसेट्स है वो, सॉरी, आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आपके फिक्स्ड एसेट्स के कंपेयर में कितना गुना है, कितना टाइम में है। जैसे मान लो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपका कितना 10,000, आप फिक्स्ड एसेट्स आपका है 5,000, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये कितना टाइम हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो जितना ज्यादा होगा उतना ही उस कंसर्न के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, ज्यादा बेनिफिट होगा। ये रेशियो अधिक से अधिक होना नेसेसरी है, अगर कम है तो इसका मतलब उसका कंडीशन ठीक नहीं है। फिर करेंट एसेट्स का लिख लीजिए, करेंट एसेट्स का भी सेम होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड क्या, करेंट एसेट्स। ये रेशियो जो है रिलेशन क्या, रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है, तो करंट रेशियो एंड क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये रेशियो करेंट एसेट का एक बार और बताइएगा सर। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड करंट एसेट्स। ये रेशियो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। फिक्स्ड जो टर्नओवर रेशियो था, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो था, वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन नॉन करेंट बोले सर, क्या, नॉन करेंट के लिए भी रखता है ना। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए अच्छा, ये करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो बहुत मायने रखता है। दिस रेशियो इज मोर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट करना है। दिस रेशियो टेल अबाउट ओवर इन्वेस्टमेंट, अंडर इन्वेस्टमेंट और आइडियल इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट्स। और इसी से मिलता जुलता वर्किंग कैपिटल का लिखिए, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड क्या, सर दिस रेशियो टेल्स अबाउट क्या बोले थे, अबाउट ओवर इन्वेस्टमेंट, अंडर इन्वेस्टमेंट और आइडियल इन्वेस्टमेंट। आइडियल इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट्स। ये सर हो गया। उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल तो जानती हैं आप लोग, पढ़े हैं कि नहीं? यस सर। वर्किंग कैपिटल मीन्स excess of current assets over current liabilities. Working capital means excess of current assets over current liabilities.
This ratio show the relationship between working capital and cost of goods sold. Cost of goods sold and net सेल्स। जहां पर हमने एक ही बात बता दी है बच्चे, जहां जहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले हैं, लिखे हैं फॉर्मूला में, अगर वहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पॉसिबल नहीं हो तो वहां पर आप नेट सेल्स भी लिख करके क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बोलना है सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, और नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बताए हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये एक रेशियो कहता है जो दिस रेशियो मेजर द एफिशिएंसी विच द वर्किंग कैपिटल इज बीइंग यूज्ड बाय अ फर्म। सर ये कौन सा वर्किंग कैपिटल का है? हाँ, ये वर्किंग कैपिटल का कहता है। इसको हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, हम क्यों निकालते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, क्यों मेजर करते हैं इसको? तो वही चीज कर रहा है कि दिस रेशियो मेजर द एफिशिएंसी with which the working capital is being used by a firm। एक लिमिट होता है ना कि हाँ भाई इस लिमिट से अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपका बिजनेस क्या हो सकता है, लॉस में जा सकता है। तो उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, वहीं तक रहना है। सर दिस रेशियो मेजर्स द एफिशिएंसी के बाद दिस रेशियो मेजर द एफिशिएंसी with which the working capital is being used by a firm। A higher ratio indicates, अगर ये ज्यादा आ जाए तो क्या इंडिकेट करता है? A higher ratio indicates efficient utilization of working capital। A higher ratio indicates efficient utilization of working capital।
and a low indicates otherwise. देखो हाई तक ठीक है, लेकिन अगर वेरी हाई हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो फिर ये ज्यादा अच्छा नहीं है। Sir, low indicates otherwise. एक काम करते हैं बच्चे, आप लोगों को ये कुछ नोट्स सेंड कर देते हैं, ठीक है? Yes. डिटेल आपके मटेरियल में देखिए तो बच्चे, मटेरियल में कहां तक दिया, ऊपर क्या है? यस सर। एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में देखिए तो कितना पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं मटेरियल में भी। इसी को आप लोग बच्चे स्टडी करके रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल जब आएंगे तो प्रैक्टिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। लगभग दी हुई होगी, आप मटेरियल में देखिए बच्चे सभी कोई। कितना है पॉइंट सागर? आप उसको सही बच्चे कितना है उससे मतलब नहीं है, आप सभी बच्चे क्या करना है, उसको एक बार रीड कर लेना है, स्टडी कर लेना है। 4 ही दिया है सर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर तक। 4 ही वर्ड दिया हुआ है। यस सर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर तक ही दिया हुआ। ओके, तो उसी को स्टडी करके उसी पर प्रैक्टिकल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चे? Yes, sir. हाँ, Thank you, sir. थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। Thank you. Yes, sir.